हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज आपने 25 मई 2025 को जो जीएस 1 का पेपर दिया है उसका मैं मेरे यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंधीलाल सर इस चैनल पर मैं क्वेश्चन और आंसर करवा रहा हूँ। और ये मैंने बहुत सारे सोर्स से पढ़ा है और मैंने भी जो पढ़ा है वो करवा रहा हूँ। जहाँ तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ वो 99% सही है। बाकी कुछ सोर्स की वजह से कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वैसे होगी नहीं। अब हम देख लेते हैं एक बार एनालिसिस। जैसे 2025 में जीएस 1 में से जो प्राचीन भारत है उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे हैं, मध्य भारत से 1, आधुनिक भारत से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए इतिहास से? लगभग कितने 16 क्वेश्चन पूछे गए। कितने? 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन प्राचीन भारत से मतलब इतिहास से पूछे गए हैं। कला और संस्कृति से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय अर्थशास्त्र इंडियन इकोनॉमी से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्यावरण से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भूगोल जियोग्राफी से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें इंडिया और वर्ल्ड की जियोग्राफी है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर और विविध से 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे ये बता दिए। अब हम देखते हैं 1 से लेकर 100 क्वेश्चनों को देखते हैं। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, ऑप्शन 2 हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, ऑप्शन 3 ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। उपरोक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों कथन ही सही है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, मानव रहित वाहनों यूएवी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतरण लैंडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन 2 सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं। ऑप्शन 3 सभी प्रकार के यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 कोबाल्ट, ऑप्शन 2 ग्रेफाइट, ऑप्शन 3 लिथियम, ऑप्शन 4 निकेल। उपरोक्त में से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 4। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, जो इसमें ग्रेफाइट है वो कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, बाकी 3 होते हैं कोबाल्ट, लिथियम और निकेल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, ऑप्शन 2 चश्मे के लेंस, ऑप्शन 3 कार के टायर। उपरोक्त में से कितने में प्लास्टिक होता है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3,
ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सभी तीनों कथन सही है। जिनसे प्लास्टिक होता है धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, चश्मे के लेंस और कार के टायर, इनमें प्लास्टिक होता है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 एथेनॉल, ऑप्शन 2 नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन 3 यूरिया। उपरोक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? 5 में बी। दो कथन सही है। कौन कौन से? एथेनॉल, यूरिया। जबकि नाइट्रोग्लिसरीन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त नहीं की जाती है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। कभी कभी संचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतः Cl20, HMX और LLM105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रशीतकों के विकल्प है। ऑप्शन बी ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक है। ऑप्शन सी ये क्रूज मिसाइलों के लिए उच्च ऊर्जा ईंधन है। ऑप्शन डी ये रॉकेट नोदन हेतु ईंधन है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना वन चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा। ऑप्शन 3 मेजराना वन चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज दोबारा आरंभ किया गया है। ऑप्शन 3 डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमुच्चय है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 3 और 2। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 में सी। ठीक है, ऑप्शन 1 और 3 दो कथन सही है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है। यह ऐसी अपेक्षा है कि मेजराना वन चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमुच्चय है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है। मेजराना वन चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज दोबारा आरंभ किया गया, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्राय समाचारों में चर्चित एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 वे मानव निर्मित प्रोटीन है। ऑप्शन 2 वे विशिष्ट प्रतिजनों एंटीजन से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाओं को उद्दीपित करते हैं। ऑप्शन 3 वे निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी तीनों कथन ही सही है। किसके बारे में? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। वे मानव निर्मित प्रोटीन है। वे विशिष्ट प्रतिजनों से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाओं को उद्दीपित करते हैं। वे निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता है। ऑप्शन 2 कोई विषाणु जीवाणु में संक्रमण नहीं कर सकता है। ऑप्शन 3 कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन
डी कोई भी नहीं। ये तीनों कथन ही गलत है, क्योंकि महासागरीय जल में विषाणु जीवित रह सकते हैं और ज़्यादा पाए जाते हैं, और विषाणु जीवाणु को संक्रमण कर सकते हैं। विषाणु प्रकोष्ठी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखन सक्रियता को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए ये तीनों कथन उल्टे दे रखे हैं, इसमें नहीं कर रखा है, जबकि ये विषाणु ये सभी काम कर सकते हैं और समुद्री जल में भी रह सकते हैं। तो ये तीनों कथन ही सही है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। साथियों, मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सक्रियत कार्बन बहिस्त्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाली संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। कथन 2, सक्रियत कार्बन का एक बृहत पृष्ठ क्षेत्रीय होता है और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की क्या है, दमदार शक्यता है। ऑप्शन कथन 3, सक्रियत कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अवशिष्टों में आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ये सही है। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा वे दोनों कथन 1 की सही व्याख्या करते हैं। कथन 2 क्या है? सक्रियत कार्बन का एक बृहत पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की क्षमता होती है। कथन 2। कथन 3, इस सक्रियत कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अवशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। और ये किसकी व्याख्या करते हैं? ऑप्शन 1 की। सक्रियत कार्बन बहिस्त्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों में से आने वाली संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है और दोनों ही कथन 1 की व्याख्या करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक योगदान है। कथन 2, सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृत्तिका मिलाई जाती है। कथन 3, सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। ये उपरोक्त कथनों में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। तो कौन सा व्याख्या करता है? सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृत्तिका मिलाई जाती है, कथन सही है। सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक योगदान है। ठीक है, तो कथन 3 कथन 1 की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। कथन 2, COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकर घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन करना अधिदेशात्मक हो जाता है। कथन 3, यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है।
फिर इसमें पूछ रहा है उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, 12 में सी। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। तो इसमें जो कथन कौन सा सही है, कथन 3 सही है और ये कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन हम 3 देखते हैं। यदि भारत की स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्यन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है। और इसकी व्याख्या क्या कर रहा है, 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया, इसलिए नहीं किया, ठीक है, जबकि कथन 2 गलत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। कथन 2 सौर संस्परो प्लेयर्स और उससे संबंध किरणीय द्रव्यमान निष्कासन ने पृथ्वी के सबसे भारी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। कथन 3 जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने की होती है। उपयुक्त कथनों में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। वो कौन सा कथन 1 की व्याख्या करता है, वो दूसरा कथन 1 की व्याख्या करता है। सोर्स प्लेयर्स और उससे संबंध किरणीय द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे भारी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। उसकी वजह से वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, जबकि कथन 3 भी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है। कथन 2 जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। कथन 3 जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का समर्थन करना है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। कथन 2 और कथन दोनों सही है तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन विषय पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है, ठीक है, ये कथन सही है। कथन 3 भी सही है। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का समर्थन करना है। ये दोनों किसकी व्याख्या करते हैं, कथन 1 की। जल परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है, तो इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस एक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान नेचर सॉल्यूशंस वित्त हब प्रारंभ किया। ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान नेचुरल सॉल्यूशन वित्त हब प्रारंभ किया।
अब मुझे कमेंट्स में बताएं एडीबी किसकी सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, प्रत्यक्ष बात प्रग्रहण डायरेक्ट एयर कैप्चर जो नई उभरती प्रौद्योगिकी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1, इसे कार्बन प्रशासन की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। ऑप्शन 2, यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है। ऑप्शन 3, विमानन में यह संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, तीनों कथन ही सही है। किसके बारे में? ये डायरेक्ट एयर कैप्चर जो नई उभरती प्रौद्योगिकी है, ठीक है, उसके बारे में। इसे कार्बन प्रशासन की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। ऑप्शन 2 है प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है। ऑप्शन 3, विमानन में यह संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है। तो तीनों कथन ही सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पिकोंक टेरुला ड्यूटी टेरुटला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या ये तितली है? ठीक है, क्या तितली? ऑप्शन 1, यह एक सर्वभक्षी पुरुषकोची है, क्रिस्टेशियाई। ऑप्शन 2, इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। ऑप्शन 3, यह अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। इसके प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। ऑप्शन 3, अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है, जबकि ऑप्शन 1 गलत है, यह एक सर्वभक्षी पुरुषकोची क्रिस्टेशियाई है। तो ये कथन गलत हो जाता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5 TCO2 प्रति व्यक्ति से कम है। ऑप्शन 2, ईंधन दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन 3, भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा शेष सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 3 और 2। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? सी, ठीक है। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। ईंधन दहन में CO2 उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले पे कौन है? चीन। भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत हैं। भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो 0.5 से TC प्रति व्यक्ति से अधिक है, ठीक है, प्रति व्यक्ति अधिक है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पादप और वर्णन। ऑप्शन 1 कसावा काष्ठीय झाड़ी, ऑप्शन 2 अदरक आवासीय तनावयुक्त शाक, ऑप्शन 3 मालाबार पालक शाकीय आरोही लता, ऑप्शन 4 पुदीना वार्षिक झाड़ी, ऑप्शन बी पपीता काष्ठीय झाड़ी।
उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित है? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी सभी 5। तो इसमें राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन बी केवल 3 कथन सही है। 3 कथन कौन कौन से सही है? ऑप्शन 1 कसावा एक काष्ठित झाड़ी है। अदरक एक आवासीय तनावयुक्त शाक है। जबकि मालाबार पालक एक शाकीय आरोही लता है। जबकि पुदीना वार्षिक झाड़ी नहीं है, इसकी पत्तियां काम आती है। पपीता भी एक काष्ठीय झाड़ी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन 5 ये दोनों गलत हैं, जबकि ऑप्शन 1, 2 और 3 दोनों सही है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वर्षा वन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। ऑप्शन 2, समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। ऑप्शन 3, वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी ये उपरोक्त कथनों में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी सही कथन है। समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। जबकि ऑप्शन 1 और 3 गलत है। वर्षा वन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। तो वर्षा वन नहीं करते हैं, महासागर करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा। फिर ऑप्शन 3, वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। तो इसमें कौन सा ये भी उल्टा दे रखा है, इसलिए ऑप्शन 3 गलत हो जाता है। जबकि वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। ऑप्शन 2, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इसमें राइट आंसर है क्या? ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। राजा राम मोहन राय की राय के बारे में क्या था? उन्होंने प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था और उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। ऑप्शन 2, अहिंसा का कठोर अनुपालन। ऑप्शन 3, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारणा। ऑप्शन 4, विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। उपरोक्त में से कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सभी 4 क्या है? असहयोग के आंदोलन के अवयव गए। उन्होंने न्यायालय और विदेशी वस्त्रों को बहस कर दिया, अहिंसा का कठोर अनुपालन किया। ठीक है, उसका असहयोग आंदोलन का ये यंग था। ठीक है, अहिंसा का कठोर अनुपालन। उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण किया। विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना की।
तो ये चारों कथनी सही है असहयोग कार्यक्रम के बारे में। अब मुझे कमेंट्स में बताएं असहयोग कार्यक्रम कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई में काम आने वाला अरगट्टा नामक उपकरण क्या है। ये पहले भी प्रीलिम्स में पूछा हुआ था। ऑप्शन ए, एक गिरनी पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना हुआ पानी का थैला। ऑप्शन बी, एक बड़ा चक्का जिसकी अराव स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हो। ऑप्शन सी, बैलों के दोबारा खींचे जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र। ऑप्शन डी, सीधे हाथों से ही रस्सी दोबारा खींचे जाने वाला बड़ा जल ढोल वाटर बकेट। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एक बड़ा चक्का जिसके अराव स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हो, वो अरगट्टा नामक उपकरण था। क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मतविलास, विचित्रचित्त और गुणभरा उपाधियां धारण की थी। ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन बी, सिंह विष्णु। ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन डी, सिंह वर्मन। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम ने मितविलास, विचित्रचित्त और गुणभरा उपाधियां धारण की थी। आपको इन चारों राजाओं के बारे में कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 25, चीनी यात्री फायान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फायान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रीवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, इनके वंश दे रखे हैं राजाओं के। ऑप्शन बी, प्रताप रुद्र काकतीय। ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम चोल। ऑप्शन डी, विष्णुवर्धन होयसल। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम थे शक्तिशाली समुद्री वर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था। एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्राचीन भारत 600 से 322 ईस्वी पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ये क्या 16 जनपद है। प्रादेशिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में बहने वाली नदी। ऑप्शन 1, अस्मक गोदावरी। ऑप्शन 2, कम्मोज बिपाशा। ऑप्शन 3, अवंती महानदी। ऑप्शन 4, कौशल सरयू। उपरोक्त में से कितने युगम सही सम्मिलित है? ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, केवल 3। ऑप्शन डी, सभी 4। तो इसमें राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन बी। इसमें दो कथन सही है। कौन कौन से? जो अस्मक है, इसमें जो बहने वाली नदी है क्या? गोदावरी। और जो कम्मोज है, बिपाशा, ये गलत है क्योंकि बिपाशा का नदी का नाम क्या है? ब्यास। तो ब्यास क्या है? उत्तर भारत में बहती है, पंजाब और हिमाचल राज्य में, जबकि कम्मोज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अवंती क्या है? उज्जैन, इसमें महानदी नहीं बहती है, जबकि कौशल में सुरु नदी बहती है। तो ऑप्शन 1 और 4 दोनों कथन सही है, जबकि ऑप्शन 2 और 3 दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो ये संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पुरस्कार
दोबारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ये लाहौर में स्थापित किया गया था। कौन सा? विष्णु दिगंबर पुरस्कार दोबारा 1901 में जो प्रथम गंधर्व महाविद्यालय था संगीत का, उसे लाहौर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रादेशिक राजुक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? ऑप्शन ए ग्राम स्तरीय प्रशासन, ऑप्शन बी जिला स्तरीय प्रशासन, ऑप्शन सी प्रांतीय प्रशासन, ऑप्शन डी केंद्रीय प्रशासन स्तर। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जिला स्तरीय प्रशासन पे किन किन की नियुक्ति होती थी? प्रादेशिक डीएम कहलाता था राजुक न्यायिका, जबकि युक्त ये जिला स्तरीय प्रशासन पर महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। ऑप्शन 2, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज एक वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी दोनों कथन ही सही है। असहयोग आंदोलन के बारे में कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। ऑप्शन 2, इस चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज एक वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। तो दोनों कथन ही सही है असहयोग आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। हेलो नमस्कार, आज आप यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स का जो पेपर बना है वो आज मेरे यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंधलाल सर चैनल पर पढ़ रहे हो। प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 31। निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 बॉन्ड, ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष निधियाँ हेज फंड्स, ऑप्शन 3 स्टॉक, ऑप्शन 4 जोखिम पूंजी। उपरोक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी किस को माना जाता है? हेज फंड्स को और स्टॉक को क्या माना जाता है? वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है, जबकि बॉन्ड जोखिम को वैकल्पिक निवेश निधि नहीं माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं? ऑप्शन 1 सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय, ऑप्शन 2 विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, ऑप्शन 3 पेंशन निधि का प्रबंधन, ऑप्शन 4 निजी कंपनियों को ऋण देना, ऑप्शन बी करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन डी 1, 3 और 5। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। किन किन से प्राप्त होती है पूंजी भारतीय रिजर्व बैंक को? तो ऑप्शन 1 सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय, विदेशी मुद्राओं का क्रय और विक्रय और करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण से भारतीय रिजर्व बैंक को आय प्राप्त होती है, जबकि पेंशन निधि प्रबंधन से निजी कंपनियों को ऋण देने से
भारतीय रिजर्व बैंक को आय प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। संगठन, इस संगठन के कुछ कार्य और यह संगठन किसके अधीन कार्य करता है। तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी, इसका कार्य क्या है? भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन एक किसके अधीन कार्य करता है? आंतरिक सुरक्षा प्रभाग, फर्स्ट और गृह मंत्रालय। ऑप्शन 2 राजस्व आसूचना निदेशालय, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को परिवर्तित करना, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन 3 प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, बेहतर नीति और कर वंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए बृहत आंकड़ा डेटा विश्लेषण का उपयोग करना, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय। उपरोक्त में से कितनी पंक्तियों में सूचना सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 2 कथन सही है। ऑप्शन 2 और 3 जो राजस्व आसूचना निदेशालय है, ये राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, और प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम एंड प्रबंधन महानिदेशालय, ये राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अधीन कार्य करते हैं। जबकि जो ईडी है वो किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करते हैं। जबकि इसमें गृह विभाग दे रखा है तो ये गलत हो जाता है ऑप्शन 1, जबकि ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है। ऑप्शन 2 भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप है। ये लोग कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप है। जबकि ये ऑप्शन 1 इसलिए गलत होता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को नहीं देखता है, इसे सेबी देखती है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है, जबकि ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे समवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। कथन 2 भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। ये उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? 35 में ऑप्शन डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है, तो ये कथन सही है। जबकि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे समवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है, तो किसी कर से छूट प्राप्त, पूरी तरह से छूट प्राप्त नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पे कर लिया जाता है कुक्कुट पालन और कृषि कार्यकलाप से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 ऑप्शन 1 भारत में खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। कथन ऑप्शन 2 भारत अपने दोबारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों के साधन संपन्न है।
ऑप्शन 3, संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी तीनों कथन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी 1 और 3 दोनों सही है। भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है, ये कथन सही है। भारत अपने दोबारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों के साधन संपन्न, तो यह कथन गलत है। कथन 3, संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। तो ऑप्शन सी सही है, कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। कथन 2, बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। कथन 3, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। ये उपरोक्त कथनों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, बिल्कुल सही है, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। ये दोनों किसकी व्याख्या करते हैं? कथन 1 की। जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प समुदायों के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृद्ध अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अति वृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन 2, हाल ही के विगत समय में भारत को स्टॉक बाजार तेज़ी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन 3, छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक इकाई नहीं है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। वैश्विक स्तर पर किसी किए गए सभी इक्विटी विकल्प समुदायों के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अभिवृद्धि को दर्शाता है, बिल्कुल कथन सही है। हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा, वो इसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया, कथन भी सही है। जबकि ऑप्शन 3 हो जाता है, क्योंकि वित्तीय सलाहकार पर कार्रवाई करने के लिए नियामक इकाई प्रेजेंट है भारत में, तो इसलिए ये कथन गलत है, इसमें मना कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। कथन 2, चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। कथन 3, चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। ये उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए।
कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा वे दोनों कथन वन की व्याख्या करते हैं। कथन 2 क्या? चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। बिल्कुल सही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। ये कथन भी सही है। ये दोनों किसकी व्याख्या करते हैं? चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। हेलो साथियों, प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, पूंजीगत प्राप्तियां देयताओं को सर्जन करती है, यह सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। ऑप्शन 3, उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ऑप्शन 3, ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सर्जन करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी तीनों कथनी। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सर्जन करती है और सरकार की परिसंपत्तियां में कमी लाती है। उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां, ये कथन भी सही है। जबकि ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सर्जन करता है, तो ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सर्जन नहीं करता है, देयता का लायबिलिटी का सर्जन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 ऑस्ट्रिया, ऑप्शन 2 बुल्गारिया, ऑप्शन 3 क्रोएशिया, ऑप्शन 4 सर्बिया, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन 6 उत्तरी मैसिडोनिया। यूरोप में से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश हैं? तो ये संगठन नाटो कब से चर्चा में था? जब से रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा था, जब से ये चर्चा में था। अब की बार इससे क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 5, ऑप्शन डी सभी 5। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी केवल 4। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश हैं, उसमें ऑस्ट्रिया और सर्बिया नहीं है, बाकी बुल्गारिया है, क्रोएशिया है और स्वीडन है, उत्तरी मैसिडोनिया है। तो इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 नहीं है, बाकी ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 5 और ऑप्शन 6, ये चारों ही नाटो के संगठन के सदस्य हैं। आप मुझे बताएं नाटो में कितने देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 बोलिविया, ऑप्शन 2 ब्राज़ील, ऑप्शन 3 कोलंबिया, ऑप्शन 4 इक्वाडोर, ऑप्शन बी पैराग्वे, ऑप्शन 6 वेनेजुएला। एंडीज पर्वत श्रृंखला उपरोक्त देशों में से कितनों में से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी केवल 5। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, 4 देशों में से होकर एंडीज पर्वत श्रृंखला गुजरती है और एंडीज विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और सबसे पुरानी है। वो ब्राज़ील और पैराग्वे से होकर नहीं गुजरती है, बाकी बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला में देशों में से होकर के एंडीज पर्वत श्रृंखला गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित जलाशय पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 तांगानिका झील, ऑप्शन 2 टोनले सैप झील, ऑप्शन 3 पाटोस लेगून। भूमध्य रेखा इनमें से कितनों में से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। अभी आप मुझे बताएं झील कहाँ पर पड़ती है, जबकि जो भूमध्य रेखा है सिर्फ किससे होकर गुजरती है?
विक्टोरिया झील से होकर के गुजरती है, इन तीनों से होकर के नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2022 और 23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ऑप्शन 2, भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है। ऑप्शन 3, भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य है। ये कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें तीनों कथन ही सही है। हल्दी के बारे में 2022 और 23 के दौरान भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ऑप्शन 2, भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है। ऑप्शन 3, भारत में महाराष्ट्र और तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। तो तीनों कथन ही हल्दी के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं? ऑप्शन 1, ब्राज़ील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। ऑप्शन 2, घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राज़ील पठार से उत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित होते हैं। ऑप्शन 3, यह ज्ञात है कि भारत के गोंडावना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीचे तो इसमें ऑप्शन ए केवल 1 और 2 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ये महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में तीनों कथन ही सही है। क्या क्या सही है? ब्राज़ील तट की प्राचीन शैल की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। ऑप्शन 2, घना के स्वर्ण निक्षेप ब्राज़ील पठार के व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल में अवस्थित होते हैं। यह ज्ञात है कि जो गोंडावना लैंड है उसके तंत्र भारत में दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कराता हूँ कि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 46, कथन 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। कथन 2, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। ये उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। वायुमंडल में विद्यमान धूल की कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। कथन 2, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। तो ये कथन गलत होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शुष्क पवन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती है जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। कथन 2, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। समताप रेखा क्या होती है? जहाँ पर तापमान समान रहता है। ये उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 2 क्या है? जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है और उसकी वजह से क्या है? जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती है जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। तो ये दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चौक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। कथन 2, चौक सरंध्र होता है, अतः जल अवशोषित कर सकता है। चौक में क्या रंध्र होता है। कथन 3, मृत्तिका बिल्कुल ही सरंध्र नहीं होती है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। कौन सा कथन सही है हमें देखते हैं। इसमें जो कथन 3 है वो गलत है, क्योंकि मृत्तिका में भी रंध्र होते हैं, जबकि इसमें मना कर रखा है। चौक सरंध्र होता है, अतः जल अवशोषित कर सकता है। उसकी वजह से शैल पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चौक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। अगर ये भी आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि न्यूनतम पारगम्य दे रखा है, तो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। कथन 2, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित ट्रैप्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। कथन 3, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तीनों कथन ही सही है। वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित ट्रैप्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। ऑप्शन 3, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। ऑप्शन 2, इसे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यवादी रूप में देशज गो पशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर क्या है, 50 में सी। दोनों कथन ही सही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। इसे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यवादी रूप में देशज गो पशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। तो ये दोनों कथन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है। ऑप्शन 2, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत के सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। ऑप्शन 3, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्यों द्वारा उद्गृहित करों व शुल्कों के निवल आगमों को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन ए केवल 1O3, ऑप्शन बी केवल 2O3, ऑप्शन सी केवल 1O3, ऑप्शन डी सभी। तो तीनों कथन ही सही नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों में पंचायतें विद्यमान नहीं है। दूसरी बात, पंचायतों को सदस्य बनने के लिए 21 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन 3 भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्यों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। ऑप्शन 2, यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया। ऑप्शन 3, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य हैं। ऑप्शन 4, बिम्स्टेक में पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 1। तो 52 में राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है, केवल ही। ये डी कथन सही है। बिम्स्टेक में पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है, जबकि ऑप्शन 1 O3 O2 ये तीनों कथन गलत है। आप अच्छी तरह से बिम्स्टेक के बारे में जाके देखें, क्योंकि बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किन से मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए मंजूरी बनती है? ऑप्शन 1 भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन 4 लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 2 और 4, ऑप्शन बी 1 2 और 3, ऑप्शन सी 2 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। तो 53 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। कौन कौन चुनता है गांधी शांति पुरस्कार के लिए? मंजूरी कौन देता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और विपक्ष का नेता लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीसी एड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भूस्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गगन के बारे में सही है? ऑप्शन ए, इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। ऑप्शन 2, इससे और अधिक एकरूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। ऑप्शन 3, इसके लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे, किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर क्या है हम देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए 1 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 3 और 2, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी केवल 1 और 2। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। किसको? गगन को। इससे और अधिक एकरूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। ऑप्शन 3 गलत है, इसके लिए लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे, किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं। तो ये कथन गलत हो जाता है, इसे परिवहन में भी इसके लाभ मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड पैले पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत की सह-अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया है। ऑप्शन 2, अन्य देशों के साथ US और UK ने भी समावेशी और सतत AI विषयक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। ग्रैंड पैलेस के बारे में, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सम्मेलन हुआ था पेरिस में, उसके बारे में क्या क्या सही है। भारत की सह अध्यक्षता में इसे शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया। अन्य देशों के साथ यूएस और यूके ने भी समावेशी और सतत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विषय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष 2026, ऑप्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय सतत और समुत्थानशील रेजिलिएंट पर्यटन वर्ष 2027, ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025, ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह जागरूकता और गृह रक्षा प्लानिटरी डिफेंस वर्ष 2029। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित हैं? तो इसमें ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सभी 4 हैं। इनके लिए इतने वर्ष किए गए, इनका लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष कब चुना गया? 2026। अंतर्राष्ट्रीय सतत और समुत्थानशील पर्यटन वर्ष 2027, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह जागरूकता और गृह रक्षा प्लानिटरी डिफेंस वर्ष 2029। तो तीनों ये चारों कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ था। ऑप्शन 2 इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया। ऑप्शन 3 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतिवाद को सशक्त करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? ऑप्शन 1 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 1। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है, 1 और 2। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ। ये कथन सही है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया, जबकि ऑप्शन 3 गलत है। मुख्य विशेष का क्या है? न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतिवाद को सशक्त बनाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती है। ऑप्शन 2 संसद का कोई भी सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदधारी हो या सेवानिवृत्ति, इसका अध्यक्ष होगा। ऑप्शन 3 इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम वय का व्यक्ति नहीं होगा। ऑप्शन 4 लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता है। ये कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त कथनों में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए केवल तीसरा कथन सही है, जबकि ऑप्शन 1, 2 और 4 गलत है। जो इसका अध्यक्ष है वो 45 वर्ष से कम उम्र का नहीं होगा, ठीक है। और लोकपाल की शक्ति भारत से बाहर लोक सेवा पर प्रयुक्त होती हैं। लोकपाल प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के कथनों पर जांच कर सकता है और दूसरा कथन भी
गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली, भारत में हुआ। ऑप्शन 2, भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 78 से 40 स्कोर से हराकर पुरुष वर्ग में विश्व विजेता बने। ऑप्शन 3, भारतीय महिला फाइनल में नेपाल को 54 और 36 के स्कोर से हराकर महिला वर्ग में विश्व विजेता बनी। ये कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी तीनों कथन। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जो प्रथम खो खो विश्व कप था, इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली में हुआ और भारत में हुआ, जबकि भारतीय पुरुष फाइनल में इनका स्कोर यह था 54 और 36, जबकि भारतीय महिला फाइनल में इनका स्कोर था 78 और 40। तो ये कथन उल्टे दे रखे हैं, इनका स्कोर उल्टा दे रखा है। बाकी ऑप्शन 2 और 3 भी सही है। अगर इनका जो स्कोर सही कर ले, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये रख ले, तो ये भी सही हो जाता है। हार्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, 2024 में आयोजित 45 चेस ओलंपियाड के फाइनल में गुकेश दोमाराजू रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर विश्व का सबसे कम आयु के विजेता बने। ऑप्शन 2, अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। ये भी कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 सही है। अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है, जबकि ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वें सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटरिंग के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। कथन 2, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फुरदीप्त गुणधर्म होते हैं। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? 61 में ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। जैसे कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटरिंग के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। कथन 2 कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फुरदीप्त गुणधर्म होते हैं। तो दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सर्जित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान NRP तैयार किया है। ऑप्शन 2, कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित 140 ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। ऑप्शन 3, कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए फ्राइड टैग होते हैं। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी तीनों कथन। तो 62 में राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें सही नहीं है, ये पूछा है, जबकि ऑप्शन 3 सही है। कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए फ्राइड टैग होते हैं, जबकि ये 2013 में तैयार किया था। कवच किसके सहयोग से विकसित हुआ, मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 एक्सियम 4, ऑप्शन 4 स्पारडेक्स, ऑप्शन 3 गगनयान। उपरोक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों कथन ही सही है। एक्सियोम, स्पारडेक्स, गगनयान माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
वायुयान के प्रकार और विवरण। डोनियर 228 समुद्री गश्ती वायुयान। IL-76 प्राध्वनिक युद्धक वायुयान। ऑप्शन 3 C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड सैन्य परिवहन वायुयान। उपरोक्त में युग्मों से कितने सही सम्मिलित है? तो इसमें 64 में राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तीनों में से दो कथन सही है। कौन कौन से? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। डोनियर 228 समुद्री गश्ती वायुयान है और C-17 ग्लोब मास्टर जो थर्ड है वो सैन्य परिवहन वायुयान है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीकों में किन का प्रयोग होता है? ये काफ़ी सालों से चर्चा में है। ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। ये कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। ऑप्शन 2, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ये है, क्योंकि राष्ट्रपति दोबारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक है और अगर ऐसा राष्ट्रपति इस क्षमा को उपयोग करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। तो ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें जो होम मिनिस्टर है और जो गृह मंत्रालय है उसी की सलाह पर राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का उपयोग करता है, या यूँ कह सकते हैं केंद्र सरकार की सिफारिश से ही इस शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त है राष्ट्रपति को? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ऑप्शन 2, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। ऑप्शन 3, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प दोबारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि वो संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है 67 में? ऑप्शन सी केवल 1 और 3। तो इसमें कथन कौन सा 1 और 3 दोनों सही है, जबकि कथन 2 गलत है, क्योंकि भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। तो ये कथन सही है, वो तुरंत त्यागपत्र नहीं देगा, वो राजनीतिक दल का सदस्य बना रहेगा। ये व्यवस्था कहाँ पर है? ब्रिटेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्ता आयोग से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघीय मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। ऑप्शन 2, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा
कौन सी सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोनों कथन ही सही नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में राजनीतिक दल का उल्लेख है, जबकि जो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है, और उसमें जो अंतिम निर्णय कौन देता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में राज्य सरकारों की खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके भूभाग में अवस्थित हो। कथन 2, भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधिक के अर्थात गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। ये उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूरी तरह से प्रिंट नहीं हुआ, आप देख लेना। तो इसमें उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर 69 में हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन 1 सही नहीं है, किंतु 2 सही है। ठीक है, भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अंतर्गत गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है, जबकि ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनर्स्थापन विधि नेचर रेस्टोरेशन लॉ NRL की अधिनियमित की? ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑप्शन डी खाद्य और कृषि संगठन। तो इसमें राइट आंसर क्या है? 70 में ऑप्शन ए, जो यूरोपीय संघ है, इसने कौन सी नेचर रेस्टोरेशन लॉ अधिनियमित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। मान लीजिए सरकार का राजस्व में रुपये 80,000 करोड़ है और राजस्व प्राप्ति कितने हैं? 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट रुपये कितना है? 10,000 करोड़ है। ओ के उधार ग्रहण और रुपये 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये फॉर्मूले से संबंधित है, फिजिकल पॉलिसी से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर राजस्व घाटा कितने का? 20,000 करोड़ का है। ऑप्शन 2 राजकोषीय घाटा रुपये कितना है? 10,000 करोड़ का है, जबकि ऑप्शन 3 प्राथमिक घाटा रुपये कितने का? 4,000 करोड़ का है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे राजस्व घाटा अगर 80 में से 60,000 चले जाएंगे तो राजस्व घाटा कितने का होगा? 20 करोड़ का। ठीक है, इसी प्रकार जो राजकोषीय घाटा है, जैसे 80,000 करोड़ में से 70,000 इनको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ लेंगे, 60 को 70 को, तो 10 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा। और जो प्राथमिक घाटा कितने का होगा? ये हमें 4,000 करोड़ का होगा। कैसे? जैसे 60 और 10 और 6 इनको मिला लेंगे, 60,000 करोड़ को, 10,000 करोड़ को और 6,000 करोड़ को, और इनको तीनों को मिला के जब हम इसमें से राजस्व व्यय में से निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? प्राथमिक घाटा 4,000 करोड़ का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC, जो एक बहुमॉडल परिवहन कॉरिडोर है, के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा? ये 2024 में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन जब तो नहीं पूछा, लेकिन अभी 2025 में पूछ लिया है। ऑप्शन ए भारत से मध्य एशिया से यूरोप को ईरान से होते हुए, ऑप्शन बी भारत से मध्य एशिया को चीन होते हुए,
ऑप्शन सी भारत से दक्षिण पूर्वी एशिया को बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए। ऑप्शन डी भारत से यूरोप को अजरबैजान होते हुए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भारत से मध्य एशिया से यूरोप को ईरान से होते हुए यूरोप को जोड़ेगा कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, विश्व के 2 प्रमुख एथेनॉल उत्पादक ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है। कथन 2, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन करने के लिए प्रधान भरण सामग्री फीड स्टॉक मक्का है, इसके विपरीत ब्राजील में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री गन्ना है। देखते हैं आगे, उपरोक्त कथनों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है, 73 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इसमें जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन करने के लिए मक्का है, जबकि ब्राज़ील में एथेनॉल उत्पादन करने के लिए गन्ना है। ठीक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में मक्का है, जबकि ब्राज़ील के पास में गन्ना है। जबकि एथेनॉल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, ब्राज़ील की तुलना में अमेरिका करता है। तो ये कथन विपरीत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन गया है जहां आर्द्र बल्ब तापमान वेट बल्ब टेम्परेचर नियमित तौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से उपरोक्त रिपोर्ट के निर्यात को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करते हैं। ऑप्शन 1, सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीप भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता रहेगा। ऑप्शन 2, मानव समेत सभी प्राणियों को उत्तरजीविता प्रभावित होगी क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप को निकालना मुश्किल होता जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर है क्या, ऑप्शन सी। अगर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक हो जाएगा भारत में तो क्या होगा, प्रायद्वीप भारत में बाढ़ भी आएगी, चक्रवात आएंगे, सूखे से ग्रस्त हो सकता है और मानव में इतना पसीना आ जाएगा कि शरीर से ताप निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का राजकोषीय घाटा ₹50,000 करोड़ है, इसे गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से ₹10,000 करोड़ प्राप्त हो रहा है। उस देश की ब्याज देयताएं 1,500 करोड़ है, तो उसकी सकल प्राथमिक घाटा कितना होगा। ऑप्शन ए 48,500 करोड़, ऑप्शन बी ₹51,500 करोड़, ऑप्शन सी 58 करोड़ 500। ठीक है, फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, ₹48,500 करोड़ उसका प्राथमिक सकल घाटा होगा। अगर 50,000 करोड़ में से 1,500 निकल जाएगा तो ये हमारा घाटा आ जाएगा। इसका आप फॉर्मूला ज़रूर देखें। मैं अगले यूट्यूब चैनल पर अगले जो टॉपिक डालूंगा उसमें सही तरह से आपको सब कुछ बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों की यूनियन लाने हेतु प्रोत्साहित राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 में वर्ष 2025-26 तक ₹4800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है। ऑप्शन 2, संघीय करों के निवल आगम का 45% राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। ऑप्शन 3, सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहित के रूप में
रुपये 45,000 करोड़ रखे जाएं। ऑप्शन 4, इसने राजकोष के निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु हर प्रयास निकष टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया को फिर से आरंभ किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 5, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 76 में ऑप्शन सी, जो 1 और 3 और 4 कथन सही है, जबकि ऑप्शन 2 गलत हो जाता है क्योंकि संघ के करों में नेवल आगम का जो 45% है वो गलत देखा है। इसमें 42% है राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए, बाकी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। ऑप्शन 2, यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। ऑप्शन 3, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है। यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की थी, यूरोप के निर्माण की सहायता से, ठीक है। और यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले कार्य करता है। तो ये अकेला गठन दे रखा है, ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रुपए ट्रांसफर से संबंधित है। RTGS और NEFT के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि NEFT के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। ऑप्शन 2, RTGS में ग्राहक आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है, जबकि NEFT में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन 3, RTGS के लिए कतिपय दिनों में प्रचलन के घंटे सीमित है, जबकि NEFT में ऐसा नहीं है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसमें राइट आंसर क्या है 78 में? ऑप्शन ए। इसमें कथन बनी सही है। RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि NEFT के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है और NEFT में कुछ पैसे लिए जाते हैं भुगतान करने के लिए, जबकि RTGS में ऐसा नहीं है। और NEFT में ट्रांसफर करने में समय लगता है, जबकि RTGS में कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी मुझे आप RTGS और NEFT की फुल फॉर्म कमेंट्स में बताएं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन 2 फ्रांस, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 सिंगापुर, ऑप्शन बी बांग्लादेश। उपरोक्त में से भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां UPI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य भुगतान इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी सभी 5। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है? इसमें राइट आंसर क्या है 79 में? ऑप्शन बी केवल 3 कथन सही है, जिसमें फ्रांस और जर्मनी में UPI के द्वारा पेमेंट नहीं होता है, बाकी संयुक्त अरब अमीरात में, सिंगापुर में और बांग्लादेश में UPI के द्वारा पेमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है। ऑप्शन 2, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके प्रचालन, अनुरक्षण
और मरम्मत करने के विषय में आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। ऑप्शन 3 इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण के स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। किसके बारे में? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। इसका लक्ष्य है 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना और नवीनीय एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सोलर पैनल लगाने, उनका प्रचालन, अनुरक्षण, मरम्मत करने के विषय में आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना जी। फिर इसका दूसरा लक्ष्य है क्षमता निर्माण की स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और कौशल का यूनियन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। ऑप्शन 2 अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। ऑप्शन 3 अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 3 और 4। तो इसमें राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो किस आर्टिकल के तहत करता है? 123 और राज्यपाल 213 के तहत। ठीक है, तो अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है जी। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, तो ये कथन गलत है। वो मूल अधिकार को न्यून नहीं कर सकता, उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य और वर्णन। अरुणाचल प्रदेश एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। ऑप्शन 2 नागालैंड, यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। ऑप्शन 3 त्रिपुरा, प्रारंभ में यह भाग गए पार्ट सी राज्य में था। यह 1956 में राज्यों को पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना, बाद में इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। विपरीत युग्मों से कितने सही सम्मिलित है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तीनों कथन ही सही है। ठीक है, ये राज्य के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, नागालैंड के बारे में, त्रिपुरा के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ऑप्शन 3 क्षेत्रीय परिषद। विपरीत में से कितने भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार स्थापित हुए? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केवल 1। जो अंतर्राज्यीय परिषद है वो भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई है आर्टिकल 263 के तहत, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और क्षेत्रीय परिषद एक्ट के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक अनुसार कार्य करता है। कथन 2, ऑप्शन 2 भारत को राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा हो अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। विपरीत कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है 84 में ऑप्शन ए। ये जो कथन है ऑप्शन 1 सही है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बलों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक अनुसार कार्य करता है, जबकि ऑप्शन 2 गलत हो जाता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जब तक राज्यपाल कोई विधेयक नहीं भेजता है जब तक उसको आरक्षित नहीं
कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, निम्नलिखित अंगों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान से में उपबंध और किसके अधीन कथित है? राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन 2, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना मूल कर्तव्य। ऑप्शन 3, कारखानों में 23 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन निषेध मूल अधिकार। उपरोक्त अंगों में से कितने सही सम्मिलित है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तीनों कथन ही सही है। ये प्रीलिम्स में प्रीलिम्स से पहले भी पूछा गया था। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आर्टिकल शायद 50 या 51 में है, राजनीति निर्देशक तत्व में, ये कथन सही है। ऑप्शन 2 भी सही है और ये आर्टिकल 23 बताता मूल अधिकार, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेड़ भी जोड़ा भी सही है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो ऑप्शन 1, ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन 2, संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है हमारा 86 में ऑप्शन डी, दोनों कथन ही सही नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता, तो ये कथन गलत है। जबकि राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों को पूर्ण प्रशासन में लिया नहीं जाता है, क्योंकि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों को राज करने के लिए ये प्रोविजन दिया गया है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अंगों पर विचार कीजिए। संगठन संघ का मंत्रालय, राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन 2, कोयर बोर्ड, भारी उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन 3, राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? 87 में ऑप्शन डी कोई नहीं है। जो राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड है वो भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। जो कोयर बोर्ड है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत है। जबकि राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची, किसी राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। ऑप्शन 3, राज्यपाल की पद के लिए शर्तें। उपरोक्त में से कितने संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी तीनों कथन। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 दोनों के लिए आधे राज्यों की सिफारिश होना जरूरी है। संविधान संशोधन में कौन कौन से संघ सूची से संबंधित और किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित, जबकि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें साधारण विधेयक से भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों का प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन 2, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई संस्थापित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। ऑप्शन 3, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए दायी नहीं होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी तीनों कथन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 में डी, तीनों कथन ही सही है। राज्यपाल के बारे में क्या क्या सही है? जब राज्यपाल पद पर बना रहेगा तो कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, न जारी रखी जाएगी। वो किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए वो दायी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कार्यकलापों के बारे पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, कच्चे तेल का उत्पादन, ऑप्शन 2, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण, ऑप्शन 3, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय, ऑप्शन 4, प्राकृतिक गैस का उत्पादन। उपयुक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित रेगुलेट है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। कौन कौन से होते हैं? पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय। ठीक है, विक्रय, सॉरी। तो इसमें जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा ये विनियमित होते हैं, जबकि कच्चे तेल का उत्पादन और प्राकृतिक गैस का उत्पादन ऐसे विनियमित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 1 और 4 गलत हो जाते हैं, जबकि ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया? ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के समय, ऑप्शन बी, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, ऑप्शन सी, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के समय, ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय गांधी जी ने यह नारा दिया था, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ से बनी हुई है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, इंद्रगोप मणि कार्लिलियन, ऑप्शन बी, मृतिका क्ले, ऑप्शन सी, कांस्य, ऑप्शन डी, स्वर्ण। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य ब्रोंज से बनी हुई मूर्ति थी डांसिंग गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, चोरा चोरी घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा लीगल डिफेंस प्रदान की? ऑप्शन ए, सी.आर. दास, ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, ऑप्शन डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और ख्वाजा हसन निजामी, ऑप्शन डी, M.A. जिन्ना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने चोरा चोरी घटना के परिणामस्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को लीगल डिफेंस प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे वो सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान की शामिल करने का निश्चय किया। ऑप्शन ए, पूना समझौता, ऑप्शन बी, गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता, ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी, ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रख्यापना प्रोमलगेशन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूना समझौता के समय हरिजनों के उत्थान के लिए महात्मा गांधी जी ने काम किया था। और ये पूना समझौता किसी के बीच में हुआ?
डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। हार्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 पपीता, ऑप्शन 2 अनानास, ऑप्शन 3 अमरूद। यूरोप में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तीनों कथन ही सही हैं। जो पुर्तगाली थे वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में इन के फलों को लेकर आए, पपीता, अनानास और अमरूद। इसकी वजह से हम खा रहे नहीं भाई साहब, अमरूद खाना, पपीता खाना और पाइनएप्पल खाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हमें कहाँ पर जाना पड़ता? पुर्तगाल जाना पड़ता। क्वेश्चन नंबर, आजकल तो खैर ग्लोबलाइजेशन चल गया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसे ही फनी टाइप कर रहा हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 2 डेनमार्क, ऑप्शन 3 न्यूजीलैंड, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील। यूरोपीय देशों में से कितनों में 4 से अधिक काल क्षेत्र टाइम जोन है? ऑप्शन ए सभी 5, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 2। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी केवल 4। सिर्फ ब्राज़ील में 4 हैं, बाकी सब में 4 से अधिक टाइम जोन है। यूनाइटेड किंगडम में, डेनमार्क में, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ किलोमीटर दूर है, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। ऑप्शन 2 जब अनादिर में सोमवार होता है तब नोम में मंगलवार होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है 97 में ए। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। साइबेरिया में नादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ किलोमीटर दूर है, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होता है। जबकि अनादिर में सोमवार होता है तब नोम में मंगलवार होता है। तो ये कथन गलत है, इसमें सोमवार और रविवार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? ऑप्शन ए पेरियार E.B. रामास्वामी नायकर, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी भास्कर राव जाधव, ऑप्शन डी दिनकर राव जवलकर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए पेरियार E.B. रामास्वामी नायकर थे आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश वो किस संसाधन में समृद्ध है? ऑप्शन 1 बोत्सवाना हीरा, ऑप्शन 2 चिली लिथियम, ऑप्शन 3 इंडोनेशिया निकेल। यूरोप में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सम्मिलित है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही है। बोत्सवाना में हीरा है, चिली में लिथियम है, इंडोनेशिया में निकेल है। ठीक है, इनके समृद्ध स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र और देश: मेलार्का इटली, नॉर्मंडी स्पेन, सार्डिनिया फ्रांस। यूरोप में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही है, सही सम्मिलित है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही नहीं है। जो सार्डिनिया है वो इटली में स्थित है, बाकी मेलार्का नॉर्मंडी मुझे आप देख के बताएं ये कहाँ पर स्थित है। मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मुझे ढूंढ के बताएं। और जितने भी मैंने आज क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको, इनको आप बारीकी से देखें और इनके प्रत्येक ऑप्शन को अच्छी तरह से देखें, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और चांस बढ़ जाएंगे आपके
प्रीलिम्स क्लियर करने के। तो साथियों, मैं आपसे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और पीसीएस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।